बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन जो डाटा की है, फ्रॉम डिजिटल डाटा टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्जन। ये किस तरह होती है और इसके कितने तरीके हैं। तो डिजिटल से डिजिटल डाटा की जो कन्वर्जन है उसके अंदर तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ अ लाइन इन कोडिंग, सेकेंड हमारे पास है ब्लॉक कोडिंग और थर्ड वन इज़ अ स्क्रैम्बलिंग। लाइन इन कोडिंग हम कहते हैं कि अगर हमारे पास जो डिजिटल डाटा है इसको अगर हमने कन्वर्ट करना है इनटू द डिजिटल सिग्नल, तो किन तरीक़ों से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके डिफरेंट जो स्कीम्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। अब हमारे पास जो फर्स्ट वन इसके अंदर है दैट इज़ अ लाइन कोडिंग या लाइन इन कोडिंग। हमारे पास हम किस तरह इसको करते हैं। तो हमारे पास जो डाटा होता है कंप्यूटर के अंदर या किसी भी डिजिटल डिवाइस के अंदर, वो इन द फॉर्म ऑफ 0 1 इसकी स्ट्रिंग्स होती हैं। डिजिटल डाटा इन द फॉर्म ऑफ 0 1 या बाइनरी फॉर्मेट के अंदर स्टोर होता है। अब इस डाटा को जो रिप्रेजेंटेशन है वो डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म के अंदर होती है। अब जो डिजिटल डाटा है इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो 0 1 से हमारे पास जो सिग्नल्स हैं हाई या लो लेवल के अंदर इसको हम कन्वर्ट करते हैं। अब इसकी हमारे पास एक एग्जांपल ये है कि अगर हमारे पास पॉजिटिव वोल्टेज जो हैं इसको हम 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास नेगेटिव वोल्टेज हैं इसको हम 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई डाटा है, तो डाटा अगर हमारे पास 1 है तो इस केस के अंदर हमारा जो वोल्टेज का लेवल है वो हाई हो जाता है। अगर इसके बाद हमारे पास बिट 0 है तो 0 बिट के लिए इसका जो लेवल है वोल्टेज का लो हो जाएगा। इसी तरह फर्दर अगर हमारे पास नेक्स्ट 1 है तो इसके लिए वोल्टेज लेवल हाई रहेगा। अगर इसके बाद फिर डाटा जो 1 है तो सिग्नल का लेवल हाई ही रहता है। तो ये हम कहते हैं कि डिजिटल डाटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल। अब हमारे पास दो कंप्यूटर्स हैं जो आपस के अंदर कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो दोनों जिस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं या जिस फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करते हैं दैट इज़ डिजिटल डाटा, वो 0 1 या बाइनरी फॉर्मेट को समझते हैं। अब जब इन दोनों कंप्यूटर्स ने आपस के अंदर कम्युनिकेट करना है तो इस डाटे को रिप्रेजेंट करना होता है इनटू द डिजिटल सिग्नल फॉर्मेट। अब डिजिटल सिग्नल के जो फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए सेंडर एंड के ऊपर जो डिवाइस होती है दैट इज़ अ इनकोडर। इनकोडर को इनपुट के तौर पे डिजिटल डाटा एज ए इनपुट आता है और इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू डिजिटल सिग्नल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। रिसीवर एंड के ऊपर डिजिटल सिग्नल जो है वो ये रिसीव होता है और डी कोडर बैक कन्वर्ट कर देता है इनटू द फॉर्म ऑफ अ डिजिटल डाटा। अब जो हमारी मशीन्स हैं वो डिजिटल डाटे को या डिजिटल फॉर्मेट को समझ सकती हैं, जबकि जो कम्युनिकेशन मीडिया है उसके ऊपर जब सिग्नल ट्रैवल करता है तो इन द फॉर्म ऑफ हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल ट्रैवल कर रहा है। अब इस लिंक के ऊपर ये जो हमारा करंटली लिंक यूज़ कर रहे हैं इसके ऊपर जो फॉर्मेट है दैट इज़ अ डिजिटल सिग्नल। हम डिजिटल डाटे को कन्वर्ट करते हैं इनटू द डिजिटल सिग्नल फॉर्मेट और रिसीवर एंड के ऊपर बैक इसके कन्वर्जन कर देते हैं डिजिटल सिग्नल से डिजिटल डाटा के अंदर। अब ये जो मैपिंग है सिंबल्स की, सिंबल से इसको हम जो सिग्नल लेवल्स के ऊपर मैपिंग कैसे करते हैं। अब इसकी मैपिंग के लिए ये है, जैसे हमने पहले भी देखा कि जो ही हमारे पास जो सिग्नल है हाई होता है तो हम कहते हैं इस केस के अंदर हमारा जो डाटा है वो 1 है। जब हमारे पास सिग्नल का लेवल लो हो जाता है तो हम कहते हैं इस केस के अंदर जो बिट ट्रांसमिट कर रहे हैं दैट इज़ अ 0। अब ये भी हो सकता है कि ये जो वोल्टेज हैं ये हमारे पॉजिटिव के अंदर हों और ये जो सेकंड वाले हैं ये 0 वोल्टेज हो। इसके अलावा और भी डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं। हो सकता है कि ये जो हमारे पास 0 या लो लेवल है जब हम 0 बिट ट्रांसमिट कर रहे हैं ये नेगेटिव हो, और ये वाला जब हम 1 ट्रांसमिट करते हैं इसके अंदर वोल्टेज का लेवल जो है वो पॉजिटिव वोल्टेज है इस केस के अंदर। ये डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर हमने 1 बिट ट्रांसमिट करनी है तो हम कहें कि एक जो सिग्नल है इसकी ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम द लो लेवल टू हाई लेवल। इस केस के अंदर हम 1 ट्रांसमिट कर रहे हैं, फिर अगर फर्दर हमें 1 ट्रांसमिट करना होता है तो हम फिर लो से हाई लेवल की तरफ चले जाते हैं। अगर हमें 0 ट्रांसमिट करना है तो हम हाई लेवल से लो लेवल की तरफ आ जाते हैं। तो ये डिफरेंट जो इसकी रिप्रेजेंटेशन स्कीम्स हैं कि हम अपने डाटे को सिग्नल लेवल्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए हम कितने सिग्नल यूज़ करते हैं, एक बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने सिग्नल्स को यूज़ करते हैं, इसके लिए हम आर फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। आर फैक्टर बताता है कि एक बिट के लिए हमें कितने सिग्नल्स के जो एलिमेंट हैं इनको हम यूज़ कर रहे हैं। अगर एक बिट डाटा है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितने सिग्नल्स के लेवल यूज़ हो रहे हैं। अब रिलेशनशिप हमारे पास क्या है डाटा की और हमारे पास सिग्नल रेट की। डाटा रेट हम कहते हैं कि ये बिट्स पर सेकंड होता है।
हमारे पास कितनी नंबर ऑफ़ बिट्स एक सेकंड के अंदर फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। इस रेट को मेजर करते हैं इनटू द बिट्स पर सेकंड। अगर हमारे पास एक सेकंड के अंदर जो है वो हम फॉर एग्जांपल कह रहे हैं 10K जो बिट्स हैं ट्रांसफ़र हो रही हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि 10 किलो बिट्स पर सेकंड इसका डाटा रेट है। जबकि ये जो डाटा है, जब इसने कम्युनिकेशन मीडिया के ऊपर ट्रांसमिट होना है, तो इस डाटे को हम डिजिटल सिग्नल्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब उस सिग्नल का रेट कितना है कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि 0 के लिए हम सिग्नल के लेवल को लो रखते हैं और 1 के लिए हम हाई रखते हैं, फिर अगर हमारे पास फर्दर 0 है तो हम इसके लिए लो रख रहे हैं। अब इस डाटे के लिए हम कितने सिग्नल्स को यूज़ कर रहे हैं उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास बार्ड रेट है। अब सिग्नल का जो रेट है, इस रेट को कहते हैं बार्ड रेट। डिजिटल डाटा जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो उसके रेट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनटू द बिट्स पर सेकंड, कि हमारे पास कितनी बिट्स पर सेकंड है। इसी तरह जो इसके अकॉर्डिंग सिग्नल्स होते हैं, उन सिग्नल्स को हम कहते हैं कि इसका बार्ड रेट कितना है। अब जो डिज़ाइनर है या टेलीकॉम इंजीनियर है या नेटवर्किंग इंजीनियर है, उसका गोल ये होता है कि ऐसी स्कीम डिवाइस करे या ऐसा एल्गोरिथम बताए जिसके अंदर हमारा डाटा रेट जो है वो मैक्सिमम हो, कि हम मैक्सिमम डाटा रेट को अचीव कर सकें, जबकि हमारा जो बॉड रेट है वो कम हो, कि मिनिमम सिग्नल्स के अंदर हम कम्युनिकेट कर सकें अपने डाटे को। जैसे अगर हमने किसी को कुछ चीज़ लिख के समझानी है या वर्बल समझानी है, तो हम कहते हैं मिनिमम वर्ड्स को यूज़ करते हुए अपनी चीज़ को समझा सकें। इसी तरह अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डाटा ट्रांसमिट करना है, तो हम कहते हैं मिनिमम नंबर ऑफ़ बिट्स को यूज़ करते करते हुए हमारा जो है वो जो मिनिमम नंबर ऑफ़ बिट्स हैं वो ट्रांसमिट होंगी, तो उसके लिए मिनिमम जो सिग्नल्स हैं वो हमने लेने हैं। अब जितना ज़्यादा हमारा डाटा रेट होगा, उतनी हमारी जो एफिशिएंट ट्रांसमिशन हो सकती है, उतनी जल्दी हमारा जो डाटा है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। जो दूसरा फैक्टर ये है इसके अंदर कि हमने ये किया कि जो डाटे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनटू द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, तो हम ये कह रहे हैं कि एक सिग्नल के ऊपर हम मल्टीपल जो है वो बिट्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो इस केस के अंदर जो बॉड रेट है हमने मिनिमम लेना होता है, और हमारा जो डाटा रेट है हमने इसको मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए अचीव करना होता है, कि हमारा मैक्सिमम जो डाटा है वो मिनिमम नंबर ऑफ़ सिग्नल्स को यूज़ करते हुए फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर एंड ट्रांसमिट हो सके। अब इसको समझाने के लिए जो और फैक्टर हमने देखा था वो कैलकुलेट अगर करना हो वह कैसे कर सकते हैं। अब इसकी जो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है आपके सामने नज़र आ रही है आपको स्क्रीन के ऊपर। जो लेफ़्ट मोस्ट हमारे पास है, इसके अंदर ये है कि एक बिट है और एक ही सिग्नल को हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इसका जो हमारे पास ड्यूरेशन है, कि ये एक बिट को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं और इस बिट के अंदर जो है हम एक सिग्नल के लेवल को जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अब इस केस के अंदर जो और फैक्टर है, वो हमारे पास आर फैक्टर का फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ़ बिट्स कितनी है जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं और उसके लिए हम कितने नंबर ऑफ़ सिग्नल्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। अब इस केस के अंदर अगर हम देखें तो एक बिट को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं और उसके लिए एक ही सिग्नल को यूज़ कर रहे हैं। जो सेकंड है इसके अंदर हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास हम एक बिट को ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, इसके अंदर हम दो सिग्नल्स को यूज़ कर रहे हैं, कि सिग्नल पहले लो है फिर हमारे पास हाई आ रहा है। अब इस केस के अंदर जो बिट है वो एक ट्रांसमिट हो रही है, जबकि सिग्नल कितने हैं, दो सिग्नल्स यूज़ हो रहे हैं। तो इस केस के अंदर जो और फैक्टर है उसकी वैल्यू 1/2 आ जाती है। इसी तरह जो थर्ड केस है उसके अंदर हमारे पास है कि अगर हमने दो बिट्स ट्रांसमिट करनी है तो उसके लिए एक सिग्नल को यूज़ किया जा रहा है। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि जब सिग्नल जो है वो नेगेटिव जा रहा है, इस केस के अंदर हम दो बिट्स जो हैं वो 0 1 जो हमारे साथ एक साथ दोनों बिट्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं। इस केस के अंदर जो इसका आर फैक्टर होगा वो नंबर ऑफ़ बिट्स 2 हैं, जबकि सिग्नल एक सिग्नल के अंदर इसको ट्रांसमिट कर रहे हैं। इसी तरह जो फोर्थ केस है इसके अंदर हम अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक हम टोटल 4 बिट्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं और इन 4 बिट्स के लिए हम 3 सिग्नल्स को यूज़ कर रहे हैं। अब इस केस के अंदर हमारा जो और फैक्टर है दैट इज़ अ टोटल नंबर ऑफ़ बिट्स जो हैं वो 4 ट्रांसमिट हो रही हैं और सिग्नल जो हैं वो 3 यूज़ कर रहे हैं। अब हमने ऐसे जो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर है या नेटवर्किंग इंजीनियर है, उसने ऐसा डिज़ाइन करना होता है एल्गोरिथम जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि आर जो फैक्टर है हमारा मैक्सिमम हो। इस केस के अंदर हम ये देख सकते हैं कि अगर हम मिनिमम सिग्नल को यूज़ करते हुए मैक्सिमम जो डाटा रेट है वो इस केस के अंदर अचीव कर सकते हैं, कि जिसके अंदर एक सिग्नल के अंदर हम दो बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह हमारे पास हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल है, तो डिजिटल सिग्नल्स की डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन हो सकती हैं। अब डिजिटल सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकती हैं,
अगर हम देखें ये हमारे पास सिग्नल है, इसके अंदर सिर्फ हम 2 लेवल यूज़ कर रहे हैं। ये हमारे पास लो लेवल है, इसके अंदर हम कहते हैं 0 ट्रांसमिट होगा, इस केस के अंदर हम 1 ट्रांसमिट कर रहे हैं। इसी तरह ये भी हो सकता है कि हम जो सिग्नल के लेवल हैं मैक्सिमम, अगर हमारे पास ये मिनिमम उसका लेवल है और ये इसका मैक्सिमम लेवल है, तो इसके अंदर हम 3 जो है लेवल्स को यूज़ कर लें। हम कहेंगे एक हमारे पास लेवल ये वाला है, सेकंड हमारे पास ये है, और उसके बाद हमारे पास थर्ड हमारे पास ये है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि इसके अंदर हम इससे भी ज़्यादा लेवल्स को यूज़ कर लें। अब उसके लिए अगर हम कहें कि ये हमारे पास मिनिमम है और ये हमारे पास मैक्सिमम है, तो इस केस के अंदर हम कहें कि ये हमारे पास एक लेवल है, ये हमारे पास सेकंड है, फिर थर्ड है और ये फोर्थ है। अब ये लो और हाई के दरमियान ही हम रहना है। अब इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हम मल्टीपल बिट्स जो है उनको ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब मल्टीपल बिट्स को कैसे ट्रांसमिट कर सकते हैं, हम कहें कि जब सिग्नल हमारा बिल्कुल लो लेवल के ऊपर है तो हम 0 0 ट्रांसमिट कर रहे हैं। जब हमारा सिग्नल इस लेवल के ऊपर है तो हम 0 1 ट्रांसमिट कर रहे हैं। जब इस लेवल के ऊपर है तो हम 1 0 ट्रांसमिट कर रहे हैं। और जब मैक्सिमम जो इसका लेवल अचीव हो रहा है तो हम 1 1 बिट्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमें ये समझ आ जानी चाहिए कि जितने नंबर ऑफ़ लेवल्स जो हैं वो ज़्यादा हम यूज़ करेंगे, उतनी हमारे पास जो इसकी बिट रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब डाटा रेट और बॉड रेट को हम कैसे, इनका जो फार्मूला है या इसकी जो कैलकुलेशंस है वो हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम ये कहते हैं जो एस इज़ फॉर सिग्नल को मेजर करते हैं इनटू द बॉड्स पर सेकंड के अंदर। अब इसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं विद द सी जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं केस फैक्टर। केस फैक्टर की 3 वैल्यूज़ हो सकती हैं। या तो केस फैक्टर जो है ये वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट करेगा, या बेस्ट केस को रिप्रेजेंट करेगा, या एवरेज केस को रिप्रेजेंट करेगा। अब वर्स्ट केस के अंदर इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी 0, बेस्ट केस के अंदर इसकी वैल्यू 1 होगी, और एवरेज केस के अंदर इसको हम कंसीडर करेंगे 1/2। अब इसके अंदर जो सेकंड है हम कहते हैं n है। n हमारे पास है कि ये इसके अंदर जो है वो कितना डाटा हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ बिट्स जो हमारे पास हैं वो कितनी है। n हमारे पास डाटा रेट है। डाटा रेट हम कहते हैं कि ये इसके अंदर कितना डाटा हम ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम कहें कि अगर हम 10 किलो बिट्स को ट्रांसमिट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास जो सिग्नल हैं वो कितने सिग्नल यूज़ होंगे, तो उसकी कैलकुलेशंस के लिए सी का हमें पता है कि सी के 3 वैल्यूज़ हो सकती हैं। या तो हमारे पास ये वर्स्ट केस के अंदर 0 होगी, तो वर्स्ट केस के अंदर हमारे पास जो एस है वो उसकी टोटल वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। बेस्ट केस के अंदर हम इसको 1 कंसीडर करते हैं, और एवरेज केस के अंदर इसकी वैल्यू हम 1/2 ले लेते हैं। जबकि 1/r वही है हमारे पास जो आर फैक्टर हमने कैलकुलेट किया था कि कितने लेवल्स को यूज़ कर रहे हैं और उन लेवल्स को यूज़ करते हुए हम कितने नंबर ऑफ़ बिट्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं। उसके अंदर डिफरेंट, लास्ट स्लाइड के अंदर हमने डिफरेंट इसकी कैलकुलेशन देखी थी कि फ़र्स्ट केस के अंदर आर की वैल्यू जो है वो 1 आ रही थी, सेकंड केस के अंदर इस आर की वैल्यू हमने 1/2 कैलकुलेट की थी कि 2 सिग्नल हैं, 1 बिट को ट्रांसमिट करना है। इसी तरह जो थर्ड केस था उसके अंदर हमने 2 बिट्स के लिए 1 सिग्नल को यूज़ किया था। इसी तरह जो हमारे पास फोर्थ था उसके अंदर हम 4 बिट्स को ट्रांसमिट कर रहे थे और उसके लिए 3 सिग्नल लेवल्स को यूज़ कर रहे थे। तो हमें अगर गिवन हो कि आर की वैल्यू कितनी है, इसके बाद हमारे पास गिवन हो कि कितने डाटे को हमने ट्रांसमिट करना है, और जबकि सी की वैल्यू हमें बता दी जाए कि ये वर्स्ट केस है, बेस्ट केस है या एवरेज केस है, तो हम नंबर ऑफ़ सिग्नल्स कितने उस डाटे को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होंगे उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास हम डाटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं और डाटे का जो रेट है दैट इज़ 100 किलो बिट्स पर सेकेंड हमारे पास इसका रेट है। आर की जो वैल्यू दैट इज़ 1, और हमारे पास जो सी फैक्टर है, सी बिटवीन है हमारे पास 0 और 1। तो बिटवीन का ये मतलब है कि इसको हम एवरेज कंसीडर कर लेंगे। अब अगर हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो सी की जगह हम 1/2 पुट कर दिया, तो 10 किलो बिट्स पर सेकेंड है, तो इसको हमने 100 किलो बिट्स पर सेकेंड है, तो 100 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 रेज़ की पावर 3 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 1, और जब कैलकुलेट किया तो इसके लिए हमें 50 किलो बार्स चाहिए पर सेकेंड के अंदर जो रेट चाहिए टू ट्रांसमिट अ डाटा विद द रेट ऑफ 100 किलो बिट्स पर सेकेंड। तो इस तरह हमें 2 चीज़ कंसेप्ट समझ आ गए हैं। एक कंसेप्ट ये है बिट रेट है। बिट रेट को हम जो डिस्क्राइब करते हैं नंबर ऑफ़ बिट्स पर सेकंड कितनी हमारे पास ट्रांसमिट हो रही हैं।
द सेकेंड इज़ अ बॉड रेट। बॉड रेट हम कह रहे हैं कि उस डेटा रेट को ट्रांसमिट करने के लिए कितने नंबर ऑफ़ सिग्नल जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। इनकी आपस के अंदर जो रिलेशनशिप है वो हमारे पास दी गई है कि S इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई एन मल्टीप्लाई बाई 1/r। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि हमें S गिवन हो, C गिवन हो, R गिवन हो, हम N को भी निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास ये वैल्यूज़ गिवन हो, क्या अगर हमने n को कैलकुलेट करना है तो हम ये कह सकते हैं कि n हमारे पास है और ये हमारे पास है s, इसको हम मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 1/c के साथ और मल्टीप्लाई बाय अगर r कर देंगे तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो डाटा रेट है वो कितना होगा। अगर हमें गिवन ये हो कि बॉड रेट इतना है, उससे आप बिट रेट जो है उसको कैलकुलेट करें। अब जो डिजिटल सिग्नल होता है इसकी हम कहते हैं जो बैंड विड्थ होती है वो इन्फिनिट होती है। इन्फिनिट से ये मुराद है कि इसके अंदर बहुत सारे जो फ्रिक्वेंसीज़ के कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन इसमें से प्रैक्टिकली ये होता है कि जो लो फ्रिक्वेंसी या जिनका लो एम्पलीट्यूड होता है उनको हम इग्नोर कर देते हैं उन सिग्नल्स को, तो उससे हमारे पास वो वाले सिग्नल जो हैं वो माइनस हो जाते हैं, तो हमारे पास इसकी जो बैंड विड्थ है वो फाइनाइट रह जाती है। तो इन जनरल हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल की जो बैंडविड्थ है दैट इज़ अ इनफिनाइट, लेकिन अफेक्टिव बैंडविड्थ जो है वो फाइनाइट है। अब अगर कोई भी स्कीम अगर हमने डिज़ाइन करनी है डाटे को ट्रांसमिट करने के लिए कि डाटे को कन्वर्ट करना है इनटू द सिग्नल फॉर्मेट, तो उसके लिए किन किन फैक्टर्स को हमने कंसीडर करना है, तो उसके अंदर जो सबसे पहला फैक्टर है दैट इज़ अ बेस लाइन वेंडरिंग। बेस लाइन हम ये कहते हैं कि डिजिटल डाटे को जब रिप्रेजेंट करते हैं इनटू द डिजिटल सिग्नल तो उसके अंदर हमारे पास जो 0 1 की जो हैं वो मल्टीपल वैल्यूज़ आती हैं। अब इन वैल्यूज़ की वजह से हमारे पास ये हो सकता है कि अगर कंजेक्टिव 1 आ रहे हैं, अगर डाटे के अंदर कंजेक्टिव 1 आ रहे हैं तो उससे जो उसका जो एवरेज वैल्यू है, अगर हम फॉर एग्जांपल सिग्नल लें, ये हमारे पास सिग्नल है, इसके अंदर हमारे पास 0 है, इसके बाद 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है। अगर इन सारी पावर इसका हम एवरेज लें तो एवरेज हम कहते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है, इसकी जो एवरेज वैल्यू है कि 0 और 1 की जो भी फॉर एग्जांपल इसके जो पॉजिटिव वोल्ट है दैट इज़ अ 5 वोल्ट, जो हमारे पास मिनिमम लेवल है दैट इज़ अ 0 वोल्ट, तो एवरेज लें तो हमारे पास यहाँ पे आ रही है। लेकिन अगर हमारे डाटे के अंदर जो है वो कंजेक्टिव 1 ही आए जाएँ कि हमारा डाटा कुछ इस फॉर्मेट के अंदर हो, हम ये कहेंगे डाटे के अंदर यहाँ पे हमारे पास कंजेक्टिव 1 ही आ रहे हैं। अब इससे क्या हो सकता है कि हमारे पास जो ये जो लाइन है ये बजाय इसके कि ये चेंज होती रहेगी, हमारे पास जो एवरेज पावर लाइन है ये चेंज होती है। इसके बाद अगर 0 आ जाता है, फिर इसके बाद 1 आ जाते हैं, तो इसकी जो वैल्यू है वो स्टेबल नहीं रहेगी। तो इस कंसेप्ट को कहते हैं बेस लाइन वेंडरिंग, कि हमारी जो एवरेज पावर है वो वेरी करती रहती है। एक्चुअली डिज़ाइनर ने जब डिज़ाइन करना है तो ऐसी स्कीम डिज़ाइन करनी है जिसके अंदर जो ये वैल्यू है ये वेरी ना करे बल्कि स्टेबल वैल्यू रहे। अब आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा सिग्नल दिया गया है, तो सिग्नल की जो ये आप देख सकते हैं डॉटेड लाइन जो हैं ये वेरी कर रहे हैं। शुरू के अंदर ये थोड़ा स्टेबल है, लेकिन स्टेज 2 के ऊपर आप ये जाके यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ये ऐसे वेरी कर रही है हमारे पास। जबकि शुरू के अंदर जब जहाँ तक हमारे पास स्टेज 1 है तो ये स्टेबल है। तो हमने ऐसी इनकोडिंग स्कीम डिज़ाइन करनी है जिसके अंदर ये लाइन जिस तरह ये हमें स्टेबल नज़र आ रही है ऐसे ये स्टेबल रहे। सेकंड, इसके बाद जो कंसीडर हमें करना होता है या जिस चीज़ का हमें ख्याल रखना होता है जब हम इनकोडिंग स्कीम डिज़ाइन करते हैं या जब डिज़ाइनर किसी स्कीम को डिज़ाइन करते हैं, तो सेकंड फैक्टर इज़ अ डीसी कंपोनेंट। डीसी कंपोनेंट हमारे पास ये है कि जो सिग्नल है उसके अंदर दो लेवल्स होते हैं, एक हम कहते हैं हाई लेवल है, सेकंड इज़ अ लो लेवल। और अगर हम इन दोनों की जो एवरेज वैल्यू लें तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ डीसी कंपोनेंट। अब एग्जांपल के अंदर जो फर्स्ट के अंदर हमें दिखाया गया है दैट इज़ इसकी जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट हो रही है और 1 वोल्ट तक जा रही है, जबकि जो नेगेटिव सिग्नल है वो भी इसी तरह हमारे पास जो -1 तक इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो जा रही हैं। अब इसकी अगर हम एवरेज पावर लें तो वो हमारे पास 0 बन जाती है। जबकि सेकंड केस के अंदर देखें हम तो ये जो सिग्नल स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द वैल्यू 1 वोल्ट हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू 2 वोल्ट है। इसी तरह जो नेगेटिव के अंदर जिसकी जो वैल्यू है या जहाँ पे हमने इसको रिप्रेजेंट करना होता है वहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है वो 0 आ रही है। अब इन दोनों का अगर हम एवरेज लें कि 2 प्लस 0 डिवाइड बाई 2
तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ जाती है। अब इसके अंदर जो डीसी कंपोनेंट है उसकी वैल्यू 1 वोल्ट है, जबकि इस केस के अंदर अगर हम देखें कि हमारे पास 1 है, इसके अंदर हमने ऐड करना है -1 को और इसको डिवाइड कर देना है बाय द वैल्यू ऑफ 2, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी दैट इज़ इक्वल टू 0/2 और ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0 आ जाती है। इसीलिए इसके अंदर कोई डीसी कंपोनेंट मौजूद नहीं है, जबकि इसके अंदर हमारे पास जो है वो डीसी कंपोनेंट है। तो जो डिज़ाइनर है उसने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ऐसा स्कीम डिवाइस करनी है जिसके अंदर जो डीसी कंपोनेंट है वो ना हो। इसी तरह हमारे पास जो है इस डीसी कंपोनेंट का अफेक्ट क्या होता है कि जब हमारे पास ये इसकी वैल्यू बढ़ जाती है डीसी कंपोनेंट की, तो इससे हम कहते हैं कि हमारी जो लो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इससे जब हम नेक्स्ट रिसीवर के ऊपर बैंड पास फिल्टर को यूज़ करते हैं तो वो उन लो फ्रीक्वेंसीज को सपोर्ट नहीं करता। थर्ड जो फैक्टर जिसको हम कंसिडर करते हैं दैट इज़ कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन से ये मुराद है कि जो ट्रांसमीटर कोई चीज़ ट्रांसमिट कर रहा है, तो जो रिसीवर है, अगर ये हमारे पास ट्रांसमीटर है और सेकंड हमारे पास जो रिसीवर है, जिस टाइम के ऊपर जिस भी ड्यूरेशन के लिए ये ट्रांसमिट कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये कहता है सिग्नल हाई है, उसके बाद लो है, 1 के बाद 0 है, फिर इसके बाद फर्दर वैल्यू जो है फॉर एग्जांपल 1 आ रही है, और इसी तरह नेक्स्ट जो वैल्यू है वो 0 है, फिर इसके 0 आ रही है। अब जो रिसीवर है इसने जब रिसीव करनी है, तो ये जब रिसीव करेगा फर्स्ट सिग्नल, उसी ड्यूरेशन के लिए इसको ये रिसीव करेगा कि ये 1 है, ये 0 है, इसके बाद फिर जब रिसीव करेगा 1 और फिर जो फर्दर वैल्यूज़ हैं वो 0 0 आ रही हैं। अगर कहीं पे चेंज आ गई, फॉर एग्जांपल इसने यहाँ तक तो पढ़ लिया 1 है, इसके बाद इसको कुछ और वैल्यू पढ़ लेगा, फिर अगर कहेगा कि सेकंड बिट का ड्यूरेशन यहाँ तक है, थर्ड बिट का यहाँ तक है, 4 बिट्स का ये है, फिफ्थ का ये है और 6 का ये है, तो इससे जो हमारे पास 0 1 की वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो हमारा जो ट्रांसमीटर और रिसीवर का आपस के अंदर सिंक्रोनाइज होना ज़रूरी है। अगर इसकी जो ट्रांसमीटर की स्पीड जो फास्टर है और रिसीवर की जो क्लॉक स्पीड है वो अगर स्लो है, तो इससे कुछ बिट्स जो है वो स्किप कर देगा, ये लॉस हो जाएगा। अगर ये ट्रांसमीटर की स्पीड जो है कम है, रिसीवर की जो क्लॉक स्पीड है हम कहें अगर ज़्यादा है, तो उससे हमारे पास जो है वो रिसीवर ज़्यादा बिट्स को रिसीव कर लेगा, एक्चुअली बिट्स जो है वो कम ट्रांसमिट की होंगी। इससे हमारा जो एक्चुअल डाटा है हमने ट्रांसमिट किया वो रिसीव नहीं होगा, बल्कि डिफरेंट डाटा रिसीव होगा। अब इसके लिए जो आपस के अंदर ट्रांसमीटर और रिसीवर को आपस के अंदर जो हम सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए क्लॉक को यूज़ करते हैं, तो ट्रांसमीटर और रिसीवर की क्लॉक्स का आपस के अंदर सिंक्रोनाइज होना ज़रूरी है। इस फैक्टर को जो हमारी कंसंट्रेशन इसके ऊपर कंसंट्रेशन है वो लाजमी है कि जो क्लॉक है वो ना फास्टर होनी चाहिए ना स्लोअर होनी चाहिए। अगर ये ऐसा हुआ तो इससे मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगी डाटा की। अब इस स्लाइड्स के अंदर हमें ये भी नज़र आ रहा है कि जो हम ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट कर रहे हैं 1 0, इसका 1 1 है, फिर कंजेक्टिव 3 ज़ीरोज़ हैं, देन 1 वैल्यू है। अब रिसीवर के ऊपर आप देखेंगे इसकी जो फर्स्ट बिट है इसका ड्यूरेशन यहाँ तक होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली जो रिसीवर ने इसका फर्स्ट बिट का ड्यूरेशन लिया यहाँ तक लिया है, सेकंड बिट का यहाँ तक ले लिया है, थर्ड बिट का यहाँ तक है, फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स और कंटिन्यू अप टू लास्ट बिट है। अब हम देख सकते हैं जो रिसीव्ड बिट्स हैं वो ज़्यादा हुई हैं, चूँकि जो रिसीवर है इसकी क्लॉक स्पीड ज़्यादा है, तो रिसीवर और ट्रांसमीटर का आपस के अंदर सिंक्रोनाइज होना ज़रूरी है। अब अगर हमने दिया गया हो कि रिसीवर जो सेंडर है उसकी स्पीड कितनी है, जबकि रिसीवर जो है वो कितने % उसकी क्लॉक फास्टर है फ्रॉम द ट्रांसमीटर, तो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी एक्स्ट्रा बिट्स जो हैं वो रिसीव होंगी। अब इस केस के अंदर हमें बताया गया है कि 1 किलो बिट्स पर सेकंड के हिसाब से जो ट्रांसमीटर है वो ट्रांसमिट कर रहा है, जबकि रिसीवर जब इसको रिसीव करता है तो उसकी जो क्लॉक स्पीड है वो 0.1% जो है वो फास्टर है फ्रॉम द सेंटर क्लॉक। अब इससे जो नंबर ऑफ़ बिट्स हैं वो ज़्यादा रिसीव होंगे। अगर इसकी स्पीड 1 किलो पर बिट्स पर सेकंड है तो 1 सेकंड के अंदर जो 1 बिट है वो एक्स्ट्रा रिसीव होगी। इसी तरह अगर इसकी जो स्पीड है सेंडर की वो 1 मेगाबिट्स पर सेकंड है और क्लॉक जो है उसकी जो रिसीवर है उस फास्टर है 0.1%, तो जो रिसीवर एक्स्ट्रा बिट्स रिसीव करेगा दैट इज़ 1000 बिट्स एक्स्ट्रा रिसीव करेगा। अब हमें डिज़ाइन करते हुए जो हमने डिजिटल डाटा से डिजिटल सिग्नल्स के लिए स्कीम डिज़ाइन करनी है, या डिज़ाइनर ने
डिज़ाइन करनी है तो उसके लिए हमारे पास जो एक और फैक्टर है दैट इज़ अ एरर डिटेक्शन। हमने ऐसी स्कीम डिवाइस करनी है कि जिसके अंदर एरर डिटेक्शन जो है वो इजी हो सके। अब हमें ये पता है कि जब हमारा सिग्नल ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ मूव करता है तो डिफरेंट तरह की जो इम्पेयरमेंट्स हैं इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो सिग्नल है वो अटेनुएशन हो सकता है कि अटेनुएशन हम ये कहते हैं कि सिग्नल्स का जो लेवल है वो विद पैसेज ऑफ टाइम जो ही ट्रैवल करता है तो वो कम हो जाता है। सेकंड फैक्टर हम कहते हैं डिस्टॉर्शन है कि हमारे पास जो हाई फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो फास्ट स्पीड से मूव करती हैं, लो फ्रिक्वेंसीज जो हैं उनकी जो स्पीड है वो कम होती है। तो जब रिसीवर पे पहुंचती हैं तो ये आउट ऑफ फेस हो जाती हैं, इससे हमारा सिग्नल जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। थर्ड फैक्टर हम कहते हैं जो नॉइज़ है वो भी इंक्लूड होता है। तो ऐसी स्कीम होनी चाहिए जिसके जो एरर को आसानी से डिटेक्ट कर सके। इसी तरह अगर हमारे सिग्नल्स ऐसा ऐसा मैकेनिज़्म या ऐसी स्कीम होनी चाहिए जिसके अंदर नॉइज़ की जो इंटरफेरेंस है वो कम से कम हो। तो ये अम्यून टू नॉइज़ हो। अम्यून हम उस चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि उसके अंदर नॉइज़ जो है वो इंक्लूड ना कर सके, उसको रेजिस्ट कर सके। लास्ट जो फैक्टर इसके अंदर हमने जो ख्याल रखना होता है दैट इज़ अ कम्प्लेक्सिटी। किसी भी चीज़ की जितनी कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी उसको उसके लिए हार्डवेयर डिज़ाइन उतना ही कम्प्लेक्स बनेगा और उसमें हमारी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो इसमें हम ये कहते हैं कि ऐसी स्कीम होनी चाहिए जिसके अंदर कम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारे पास जो है वो मिनिमम हो। अब जितना ज़्यादा हम कोड को कम्प्लेक्स करते जाएंगे उतनी ज़्यादा उसके अंदर जो नॉइज़ है या बाकी चीज़ें हैं वो कम इंक्लूड होंगी, लेकिन उससे हमारी हार्डवेयर जो है वो कॉस्टली हो जाएगी। हार्डवेयर कॉस्टली होने से हमारे पास जो कॉस्ट का फैक्टर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जब हम किसी भी स्कीम को डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर इन जितने भी फैक्टर्स हमने अभी पढ़े हैं इसके अलावा हमने एक और फैक्टर को इंक्लूड करना होता है दैट इज़ अ कॉस्ट। कि सारी चीज़ों को ऐसे डिज़ाइन करना है कि उसके लिए हमारे पास हार्डवेयर की जो कॉस्ट है वो कम से कम हो।